चलेंगे। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन रहेगा इस क्लास से। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में, ठीक है, जब 1-2 हफ्ते तक बारिश नहीं होती थी, इस परिघटना को क्या कहा जाता है? मानसून विच्छेद कहा जाता है, या फिर मानसून की वापसी कही जाती है, मानसून अवसाद कहा जाता है, या फिर एल नीनो कहा जाता है? क्या बताएंगे द फर्स्ट क्वेश्चन? मानसून विच्छेद। बिल्कुल मानसून विच्छेद कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून अवधि के दौरान, माइक बंद कर लीजिए, लगातार लगातार वर्ष होने के बाद कुछ सप्ताह के लिए जब वर्षा रुक जाती है, लगातार वर्षा होने के बाद जब कुछ सप्ताह तक वर्षा रुक जाती है, उसको मानसून विच्छेद कहते हैं। ठीक है, मानसून विच्छेद के क्या कारण हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी आ जाना, पश्चिमी तट पर आर्द्र पवनों का तट के समानांतर प्रभावित होना, दोनों के दोनों रीजन हो सकते हैं, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, बैला डीला, ठीक है, बैला डीला की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बहुत सुंदर प्रश्न है, बताइए। लौ लोहा एस एस के के लिए लिए। है, जस्ट बिल्कुल लौ एस के लिए। ठीक है, अभी बैला डीला दरोगा आप में बात आया। करेंगे, बिल्कुल आएगा ही, जो बालाडीला भी फर्स्ट पढ़ा हिटिंग। रहे हैं, जो भी आएगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी बता दूं, बैला डीला की पहाड़ी जो है किस राज्य में है? क्या बताएंगे, किस राज्य में बैला डीला? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। 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 बहुत सुंदर बताया, किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अब बात के छत्तीसगढ़ के भी किस जिला में है, तो थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं किस दंतेवाड़ा। जिला में है, देवी और सजनो? दंतेवाड़ा। दांतेवाड़ जिला में है। ठीक है, ध्यान दंतेवाड़ा। रखिएगा। बैला डीला पर्वत श्रृंखला पे स्थित खदान उच्चतम लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए डिटेल्स हो गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पर चलिए। यहाँ के लोहा को ना, बैलाडीला के लोहा को विशाखापट्टनम से जापान भेजा जाता है सर। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक है। लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यात जो होता है सर, विशाखापट्टनम बंदरगाह से ही होता है। भारत सबसे ज्यादा लौह अयस्क का निर्यात जापान को ही करता है, एम आई राइट? ठीक है सर। जापान को ही करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है? अल्पाइन पाई जाती है, पंपास पाई जाती है, सवाना पाई जाती है, मैंग्रोव पाई जाती है। ठीक है, अल्पाइन पाई जाती है। अल्पाइन वनस्पति हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अल्पाइन वनस्पति के प्रमुख वृक्ष का नाम बताइए, क्या क्या हो जाएंगे? देवदार, देवदार। बिल्कुल, देवदार हो जाएंगे, स्प्रूस हो जाएंगे, और कैल हो जाएंगे। सवाना कहाँ पे पाया जाता है? सवाना बताइए, अफ्रीका के सभी लोग अफ्रीका। बोलिए। शबाना अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मतलब। पंपास कहाँ पे मिलेंगे? पंपास उरुग्वे अर्जेंटीना। देखिए अर्जेंटीना ब्राजील में पाया जाना, अब ब्राजील में पाया जाने वाला है। ठीक है, क्या बताएंगे? तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण। घास स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम में बहुतायत पाई जाने वाली एक रोपण फसल है? ठीक है, तो कौन सा होता है रोपण फसल? चाय। क्या है? तो चाय है। ठीक है, रोपण फसल क्या होता है? मतलब किसी फसल को एक जगह लगाया जाता है, फिर उसको वहां से उकेर कर, ठीक है, कहीं दूसरे जगह पे लगाते हैं, तो ऐसे फसल को रोपण फसल कहते हैं। इसमें चाय हो गया, सर रोपण तंबाकू हो जिसको गया। एक से अधिक बार लाभ के लिए उगाया जाता है। नहीं। एक से अधिक बार रोपण लाभ में के लिए मुख्य, उगाया जाता है। देखिए रोपण में क्या होता है, जैसे एक छोटा सा कोई जगह है, ठीक है, धान भी रोपण में आ जाता है। ठीक है, छोटा सा जगह में लगा दिया फसल, ठीक है, फिर वहां से मतलब पौधा को उखाड़े, और फिर उसको प्रॉपर खेत में जाके दूसरी एक जगह मतलब में लगाया प्रॉपर लाइन जाता के साथ, ठीक है, उसको एक स्पेस के साथ मतलब लगा के, तो उसको भी रोपण कहते हैं। ठीक है, हाँ, एक से अधिक बार भी उगा कह सकते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उसके एक से अधिक बार सर उसको इसमें लगाते हैं। ठीक जगह है, दर्ज किया है ना कि असम में बहुत शायद में पाई जाने वाली एक रोपण फसल, ठीक है ना। अगर असम नहीं हाँ दिया ठीक है, रहता तब चाय है, वहां पे दूसरा बात होती। बिल्कुल ठीक है। चाय असम में बहुतायत पाई जाने एक रोपण फसल है। असम घाटी और कछार असम के दो प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है। चाय की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु को उपयुक्त माना जाता है। चाय की खेती के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? 4.5 से लेके 5.5 के मध्य होनी चाहिए। ये 4.5 से लेके 5.5 के मध्य होनी चाहिए। खेती की मिट्टी मतलब क्या होनी? अम्लीय होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जी सर। अम्लीय होनी चाहिए, क्योंकि सात जो होता है आपका नेचुरल होता है, उसके बाद क्षारीय होता है। ठीक है, आपको ये भी बताना है कितना से कितना तक होता है जी, कितना से कितना होता है ये 7 से डाटा जो 14 होता है कितना? किलोमीटर 14 तक होता है। ठीक है, कितना? 0 से 14 या फिर 1 से 14? 1 से 14, हाँ। तो 14 होता। रखेंगे, ठीक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हल्दिया से प्रयाग लगते हैं जिनमें से कौन सा जलमार्ग कहलाता है? हल्दिया से प्रयागराज कौन सा होता है बताइए? राष्ट्रीय जलमार्ग पहला 4। जलमार्ग। राष्ट्रीय नंबर राजमार्ग 1। 1 होता है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया से पश्चिम बंगाल से प्रयागराज उत्तर प्रदेश तक जाता है। क्या राष्ट्रीय जलमार्ग 1 बिहार से गुजरता है कि नहीं गुजरता है? क्या बताएंगे? गुजरता है। गुजरता है। ठीक है, मुख्य रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात करेंगे तो कौन कौन नदी होता है? गंगा, और दूसरा नदी कौन है? गंगा और, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र। असम में सदिया से धुबरी। ठीक है, जलमार्ग 2 की बात करें, असम में कहां से कहां तक जाती है? तो क्या बताएंगे? जैसे गुबड़ी। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये सॉरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नहीं होगा। ठीक है, गंगा और क्या बोलते हैं उसको? हुगली होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
असम से सदिया से धुबरी तक। सेकंड वाले में हाँ, इसमें ब्रह्मपुत्र होता है, ठीक है। जलमार्ग 2 हो गया। जलमार्ग 3 की बात की केरल से लेके कोल्लम से कोट्टापुरम तक जाती है। जलमार्ग 4 की बात तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में जल परिवहन का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई की बात करेंगे, सर्वाधिक है, कितनी किलोमीटर है, याद है क्या डाटा किन्हीं को? याद है क्या? 1600 किलोमीटर है क्या आसपास? उसी के आसपास होगा, ठीक है, एक बार देख लीजिए। भारत में पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो क्या बताएंगे? तो रिसरा में की गई, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रिसरा किस राज्य में पड़ता है, तो रिसरा में पहली जूट मिल की बात 1855 में कोलकाता में है, ठीक है। कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर रिसरा में स्थापित की गई थी। जूट होता क्या है, तो ध्यान में रखेंगे। जूट की बात करेंगे, जूट एक सुनहरा, मुलायम, लंबा और रेशमी नमक वाला प्राकृतिक चमक वाला प्राकृतिक रेशा है। जूट का उत्पादन करने वाले प्रमुख देश की बात करें, बांग्लादेश, चीन, थाईलैंड और, ठीक है, भारत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इन भारत का सभी में क्या होता है? 90% जो है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एबनी, ठीक है, एबनी की बात करेंगे, महोगनी और रोजवुड के लिए किस प्रकार के वन का हिस्सा होता है, तो क्या बताएंगे? तो ध्यान रखेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्या होता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन वनों में पेड़ों की औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो 60 मीटर होती है, ठीक है। इन वनों में महत्वपूर्ण वृक्ष की बात करें, महोगनी है, एबनी है जिसको आबनूस कहते हैं, रबर की बात करें सिनकोना या फिर रोजवुड आता है, ठीक है। तो ध्यान, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कितनी वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। भारत में इस प्रकार की वनस्पतियों का विकास की बात करें, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, केरल, कर्नाटक, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको देखने को मिलता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। यहाँ के फॉरेस्ट की बात करेंगे तो हमेशा यहाँ पे क्या होता है? ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आप इसे याद रखें, ठीक है। जो भी नए लोग हैं, एक नीचे एक चैनल का लिंक होगा, आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, आपको बहुत अधिक सपोर्ट मिलेगा। जो ग्रुप से रिलेटेड जो भी सारी पीडीएफ है, क्लास के रिलेटेड अपडेट है, आपको वहीं पे मिलेगी, ठीक है। क्लास की रिकॉर्डिंग की वीडियो भी आपको वहां पे मिल जाएगी, सो ये प्लीज वाला आप लोग उसे पीडीएफ ज्वाइन डाले कर हैं क्या? सकते हैं, ठीक है। ये वाला नहीं डाले, लेकिन डाल दूंगा कंप्लीट करवाने के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लिग्नाइट कोयलेट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो तमिलनाडु, ठीक है। बात करें भारत में कोयले का बात करेंगे तो एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस सारे पाए जाते हैं। जबकि एंथ्रासाइट की बात करेंगे, एंथ्रासाइट कोयले की बात करेंगे, भारत के एक ही राज्य में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे आपको एंथ्रासाइट कोयला दिखेगा, क्या बताएंगे? एंथ्रासाइट, जम्मू कश्मीर। जो कि कार्बन की सर्वोत्तम, बिल्कुल, थोड़ा सा मेघालय में भी मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। लिग्नाइट की निम्न गुणवत्ता वाला भूरे रंग का मतलब कोयला होता है, इसलिए भूरा कोयला भी कहते हैं, ठीक है। लिग्नाइट को क्या कहते हैं? भूरा कोयला भी कहते हैं। कार्बन की मात्रा की बात की 40 से लेकर 55% तक होती है। भारत के झारखंड राज्य में सबसे अधिक कोयले का भंडार पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक कोयला का भंडार जो झारखंड राज्य, लेकिन सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करने में छत्तीसगढ़ है कि उड़ीसा है, बताइए जरा हमें। छत्तीसगढ़, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन भंडारण की बात करेंगे, भंडारण में कौन है, तो झारखंड आ गया, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जी सर। चलिए, आज का आगे का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन गलत है? तो पश्चिमी घाट इस पठार के पश्चिम में है, सतपुरा पर्वत इस पठार के दक्षिण में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पे चलते हैं, क्या है और, अब विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल पर्वत इस पठार के उत्तर में है, अब पूर्वी घाट इस पठार के पूर्व में। तो गलत क्या है? तो दक्कन का पठार पश्चिम से पश्चिमी घाट पूर्व में, ठीक है, पूर्व से पूर्वी घाट उत्तर में, और सतपुरा पर्वत मैकाल पर्वत श्रृंखला महादेव पहाड़ियों से घिरा है। बेसाल चट्टान से निर्मित होने के कारण दक्कन का पठार काली मिट्टी का विकास हुआ है, ठीक है। दक्कन की पठार की बात करेंगे, भारत के 8 राज्यों में आपको दक्कन के पठार आपको दिखेंगे, ठीक है। चलिए, कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है, जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी भी है? बताइए कौन सा ग्लेशियर से निकलता है? मिलान ग्लेशियर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो काली नदी की बात करेंगे तो भारत और मतलब नेपाल के बीच में है ना काली नदी, काली नदी, हाँ, ठीक है। काली नदी लिपुलेख विभाग जो है भारत और नेपाल के मध्य है। मिलान ग्लेशियर आपको कहाँ पे मिलेगा? मिलान ग्लेशियर, क्या बताएंगे? मिलान ग्लेशियर कहाँ पे आपको मिलेगा? तो जम्मू कश्मीर, सॉरी, उत्तराखंड में आपको मिलान ग्लेशियर मिलेगा, ठीक है। गौरी गंगा नदी का स्रोत जो है मिलान ग्लेशियर है। गौरी गंगा नदी काली नदी के संगम, ठीक है, जल जीबी में होता है। काली नदी को सादा नदी के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसका उद्गम पिथौरागढ़ जिले में काला पानी नामक स्थान से होता है। यही काला पानी विवाद किसके बीच में है? काला पानी विवाद किसके बीच में? भारत और नेपाल के नेपाल। बीच में है, ठीक है। लिपू लेख किसके विवाद में? लिपू लेख किसके बीच में विवाद है? तो भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। सियाचिन विवाद किसके किसके बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। तीस्ता नदी विवाद किसके बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अगर रबी और खरीफ के बीच फसल ऋतु को क्या कहा जाता है? रबी और खरीफ के बीच का जो फसल ऋतु होता है जायद कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जायद। भारत में मुख्य तौर पर 3 फसल ऋतुएं पाई जाती है। सबसे पहले रबी। रबी की किस्म कौन कौन है, तो क्या बताएंगे? गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि की बात करें, रबी की है, ठीक है। खरीफ की बात करेंगे तो ज्वार, बाजरा, मक्का, धान जो है खरीफ का है।
जायद की बात करेंगे, तरबूज, खरबूज, खीरा और ककड़ी जो है बड़ा सुंदर सुंदर होता है, हेल्दी फ्रूट्स होता है, जो कि मतलब जायद के है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 3 प्रकार के मुख्यतः आपको ऋतुएं पाई जाती है, और इसको ठंडा में रबी को फसल को लगाया जाता है। अभी जो रबी का सीजन है, खरीफ की बात करेंगे, इसको मुख्यतः बारिश के मौसम में लगाया जाता है, क्योंकि इनके फसल के उत्पादन के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपथ पे पाया जाने वाला वन कौन सा है, तो क्या बताएंगे, तो ध्यान में रखें कौन सा वन है, पर्णपाती वन है। कौन सा वन है, तो पर्णपाती वन है। निम्नलिखित में हिमालय के गिरिपथ पे पाया जाने वाला वन कौन सा है, तो पर्णपाती वन है, ठीक है। हिमालय श्रेणी में गिरिपद कहाँ पड़ेगा सर? हिमालय की गिरिपद, ठीक है, ध्यान रखिए, गिरिपद हिमालय के क्षेत्र में ही होगा, ठीक है, उसी का कुछ हिस्सा होगा, नहीं पर्णपाती नहीं, वन पाया उसका जाता है, ठीक है, हाइट में, गिरिपद हाइट हाइट में जो हाइट नीचे वाला, होता है उसको गिरिपद कहते हैं। हाँ उसको ठीक है कहते सर, हैं, ठीक है। वहां पे पर्णपाती वन आपको पाए जाते हैं। पर्णपाती वन जो होता है, जो भी पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है। हिमालय में सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। इन वनों में 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में क्या होती है, मतलब क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे क्या प्रश्न है, तो देखेंगे इन वनों का मुख्य वृक्ष की साल है, सागौन है, शीशम है, चंदन है, पलास है, अमलतास है, ठीक है, ध्यान रखिए, इसी वन में पाए जाते हैं, ठीक है। पर्णपाती वन का वृक्ष जो साल, सागौन और शीशम जो है, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनसे क्या बनते हैं, तो फर्नीचर बनते हैं, ठीक है। हो सकता है आप जिस फर्नीचर पर भी बैठ के पढ़ाई करे होंगे, इन्हीं चीजों का बना हो सकता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा झील भारत की सबसे लंबी झील है, तो ध्यान में रखेंगे सिंपल सा वेमनाथ झील, ठीक है। वेमनाथ झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है। अगर मैं आपसे सिंपल प्रश्न पूछूं, वेमनाथ झील भारत के किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा, तो क्या बताएंगे, या केरल। फिर नहीं बताएंगे, केरल में मिलेंगे। भारत की सबसे लंबी झील है केरल राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ये भी ध्यान में रखें। वेमनाथ झील जो है तो किस प्रकार की झील है, तो क्या बताएंगे, तो मीठे पानी की झील है, ठीक है। बाकी लोगों का आवाज नहीं आ रहा है, आप लोग भी बताएंगे, ठीक है, क्यों सुन रहे हैं आप लोग, कुछ कुछ बोला कीजिए, अच्छा लगता है, ठीक है। बात करें इस झील में, इस झील में क्या होता है, बल्लम बल्लम कली नौकायान होता है। कौन सा होता है, बल्लम कली नौकायान जो होता है इसी झील में होता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में भी प्रश्न एक बार पूछा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बल्लम कल्ली नौकायान किस झील में होता है, तो वेमनाथ झील में होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। यह झील भारत का एक प्रमुख रामसर स्थल भी है, ठीक है। तो ये झील जो है, वेमनाथ झील जो है, भारत का क्या है, कि रामसर स्थल भी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो इससे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, तो कौन सी निकलती है, तो सिंपल प्रश्न है, ब्यास नदी निकलती है, ठीक है। बात करें ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, ब्यास नदी जो है, ठीक है, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है, ठीक है। ये एक तीर्थ स्थल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो हरि के नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है, ठीक है। हरि के नामक स्थान में किस नदी में मिल जाती है, ब्यास नदी सतलज नदी में मिल जाती है, ठीक है, ध्यान रखें। हम सतलज नदी की बात करेंगे देवियों सज्जनों, तो ज्ञात तो होगी सतलज नदी जो है सिंधु नदी के एक प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। मूसी नदी की बात करेंगे तो कृष्णा नदी की प्रमुख नदी है, और मूसी नदी के किनारे आपको कौन सा शहर आपको देखने को मिलता है, हैदराबाद जो है इसी नदी के किनारे है, ठीक है। इंद्रावती नदी की बात करें, गोदावरी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम कलाहांडी जिला ओडिशा में मुंगेर की पहाड़ी से होता है। कौन सी पहाड़ी से होता है, इंद्रावती नदी की बात करेंगे, ओडिशा के मुंगेर की पहाड़ी से कालाहांडी जिला में इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। किसकी सहायक है, कौन, हाँ छत्तीसगढ़ में भी है इंद्रावती, ठीक है, ध्यान रखें। गोदावरी की सहायक नदी, मूसी की बात करें कृष्णा की सहायक नदी है, सतलुज की बात करेंगे सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। ब्यास की बात करेंगे तो ब्यास की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ब्यास जो है हरि के बराज नामक स्थान पे क्या होती है, सतलज से जाके मिल जाती है, दोनों का संगम होता है, ठीक है। जलवायु डेटा के मानचित्रण के संदर्भ में कौन सा शब्द मानचित्र में सभी बिंदुओं के माध्यम से खींची गई रेखा को संदर्भित करता है, जिसमें समान मात्रा में बादल होते थे, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अश्वमेध रेखा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सॉरी सममेघ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, को सममेघ रेखा बोले। क्या होता है सममेघ रेखा, तो सम इसको आइसो, एक आइसो क्या होता है, आइसो बार, एक आइसो क्या होता है, याद नहीं आ रहा मुझे, आइसो बात होता है सर, आइसो बात और आइसो बार होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो समान मात्रा में बादलों वाले स्थानों को मिलाने वाले रेखा को अश्वमेघ कहते हैं, ठीक है, मेघ लगा हुआ है, ध्यान में रखेंगे। अब समान ताप वाले रेखाओं को मिलाने वाले रेखा को इसको क्या कहते हैं, ताप कहते हैं, ठीक है। तो जब बादल वाला को मिलाएंगे उसमें मेघ लगा होगा, ताप वाले को मिलाएंगे उसमें ताप लगा होगा। आप लोग से उम्मीद है कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आगे की बात करेंगे, आगे क्या प्रश्न है उसको, एक आइसोदाब रेखा होता है, समान दाब वाला को मिलाएंगे उसको आइसोदाब बोलेंगे, समान ऊंचाई वाला को बोलेंगे समोच्च बोलेंगे, समभूकीय वाला कर भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले रेखाओं को मिलाने वाले को समभूकंपीय रेखा कहते हैं, ठीक है। हिंदी में ही उसका मीनिंग छिपा हुआ है, इसलिए देख ले फिर आंसर करे, गलती नहीं होगी, ठीक है। काल वैसाखी क्या है, तो क्या बताएंगे काल वैसाखी क्या है, तो ध्यान रखिए काल वैसाखी की बात करेंगे तो हाँ, मानसून से पहले बरसात तदित झंझावट को मतलब क्या बोलते हैं, काल वैसाखी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, मानसून से पहले बरसात तदित झंझावट को क्या बोलते हैं, काल वैसाखी कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
मानसून के पहले वर्षा और पीली झंझावट। काल वैसाखी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे बैसाख के महीने के, ठीक है, शाम के समय चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षा की पवनी को तरी झंझावट कहते हैं। काल वैसाखी के समय की बात करें तो अब मार्च से अप्रैल के बीच में होता है, ठीक है, जो कि मानसून आने के पहले होता है। संबंधित स्थान काल वैसाखी आपको कहाँ पे देखने को, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, केरल में देखने को मिलेगा, उड़ीसा, असम और बिहार में देखने को मिलेगा, ठीक है। काल वैसाखी के अन्य नाम की बात, कॉफी सावर के नाम से इसको केरल में जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, बीपीएससी कई बार पूछा है, ठीक है। कॉफी सावर के नाम से काल वैसाखी को कहाँ पे जानते हैं, क्या बताएंगे, तो केरल में जानते हैं, ठीक है। बोरदई चिला के नाम से इसको कहाँ पे जानते हैं, असम में जानते हैं, ठीक है। लू की बात करेंगे, लू धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवन है, ये भी आपको कहाँ पे दिखेगा, तो लू की बात करेंगे तो ये आपको भारत पाकिस्तान दोनों जगह पे लू आपको देखने को मिलता है। भारत के नॉर्थ इंडिया क्षेत्र में, ठीक है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, इन सब जगहों पे सर लू एक आपको चीज देखेगा। बताइए, ये एक मिनट, हवा लू है से ना प्रभावित, सर? हाँ, लू जो है से एक हवा ही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लू की बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान दोनों जगह पे लू आपको देखने को मिलता है। और जब लू लग जाती है तो क्या क्या चीज का शरबत हम लोग पीते हैं लू लगने पे, आम, आम का सर। बिल्कुल, कच्चा आम को पका के पीते हैं, आप लोगों ने जरूर ही मतलब पिया होगा, ठीक है। तो अभी जितना भी हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेकर आया ना, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के मध्य नजर, ठीक है। समुद्र के पहले उथले हिस्से महाद्वीप शेल्फ की औसत ढाल क्या होती है, ठीक है। तो समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल की बात करेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री या उससे भी मतलब क्या होता है, कम होता है, ठीक है। महाद्वीप और महासागर के मिलन स्थल को महाद्वीप का महासागर की ओर बढ़ा हुआ जलमग्न होता है, महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है, ठीक है। तो महाद्वीप और महासागर के मिलन स्थल में महाद्वीपीय महासागर की ओर बढ़ा हुआ जलमग्न होता है, इस भाग को क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं। ये समुद्र का सबसे उथला क्षेत्र होता है जहां औसत ढाल की बात 1 डिग्री या उससे भी कम होता है। महाद्वीपीय शेल्फ जिस तीव्र ढाल पे समाप्त होते हैं उसे मतलब शेल्फ ब्रेक कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ की बात करें साइबेरिया शेल्फ है, कौन सा, इंपोर्टेंट है, याद रखेगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ की बात करेंगे, कौन सा शेल्फ है, तो ध्यान में रखिएगा साइबेरिया शेल्फ है। कौन सा शेल्फ है, तो साइबेरिया शेल्फ है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। साइबेरिया शेल्फ की बात करेंगे, इसकी चौड़ाई लगभग 1500 किलोमीटर है। साइबेरिया शेल्फ आपको कहाँ मिलेगा, तो आर्कटिक महासागर में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये वीडियो जो बन रहा है इसको आप लोग दोबारा भी जाके रिवीजन करेंगे, यूट्यूब पे जाके अपलोड होती है, ठीक है। तो सभी लोग को जो वीडियो जो दिया जाता है उनको रिवीजन कीजिए, चैनल का लिंक पिन किया उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है, बताइए क्या हो जाएगा इसका, बताइए क्या हो जाएगा, बोल क्यों नहीं रहे आप लोग। तो देखेंगे सौर मंडल, ठीक है। सौर मंडल के निर्माण और निरूपण के व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक मॉडल की बात करेंगे, निहारिका परिकल्पना है, कौन सा है, तो ध्यान में रखेंगे निहारिका कल्पना, सॉरी क्या बोलते हैं, निहारिका परिकल्पना है, ठीक है। लाप्लासा ने कांट के, ठीक है, लाप्लासा ने कांट के, ठीक है, वेब राशि सिद्धांत को संशोधित करके निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की। निहारिका परिकल्पना के अनुसार अतीत में ब्रह्मांड में एक गतिशील एवं लुप्त, गतिशील एवं तप्त महापिंड मंद गति से घूर्णन कर रहा है, इस गर्म और मंद गति से घूमते हुए बादल को निहारिका कहा गया, ठीक है। कालांतर में अब केंद्रीय बल की वृद्धि के चलते निहारिका से एक छल्ला अलग हो गया और कई छल्लों में खंडित हो गया, ये छल्ले ठंडे होकर ग्रह और उपग्रह बन गए। निहारिका का शेष भाग मतलब क्या कहलाता है, तो सूर्य कहलाता है। निहारिका परिकल्पना को सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक स्वीकृत मॉडल माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निहारिका परिकल्पना, ठीक है, सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मॉडल माना जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डाटा एकत्र करने के लिए मौसम और पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी, कब की गई थी भारतीय मौसम विभाग की स्थापना, क्या बताएंगे, 1875 में की गई थी, बहुत सुंदर, ठीक है। तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डेटा एकत्र करने वाले मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, ठीक है, भारतीय मौसम विभाग विज्ञान विभाग IMD की स्थापना 1975 में की गई थी। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय की बात करें कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के अधीन मतलब कार्य करता है। भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो क्या बताएंगे, तो ये आपको लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कोपा, ठीक है, कोपा कवाना समुद्र तट में स्थित है, ठीक है। कोपा कवाना बात करेंगे तो किस समुद्र तट पे स्थित है, बताएंगे क्या, पेरू हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ब्राजील हो जाएगा। कोपा कवाना समुद्र तट डैश में स्थित है तो ब्राजील हो जाएगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आप चलेंगे आगे, क्या है, तो देखते हैं इसमें क्या प्रश्न है।
हाँ बिल्कुल ठीक है। कोपाकाबाना समुद्र ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में स्थित है, ठीक है। जो कि ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो नहीं है, ठीक है। ब्राजील की राजधानी की बात करें ब्रासिलिया है, ठीक है, जबकि रियो डी जेनेरियो वहाँ का प्रमुख शहर है, ठीक है। यहाँ की बात करेंगे, यहाँ का मुद्रा की बात करें ब्राजीलियाई रियाल है, ठीक है। पूछेंगे कौन सी भाषा बोली जाती है ब्राजील में, ब्राजील में भाषा कौन सी बोली जाती है, बता सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रसिद्ध समुद्र बोंडी बीच यहीं पे आपको देखने को, ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रसिद्ध समुद्र तट बोंडी बीच है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ब्राजील में कौन सी भाषा बोली जाती है बता सकते हैं, याद कर लीजिए। डच भाषा बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है, तो डच भाषा बोली जाती है, ठीक है, क्योंकि ब्राजील जो था डच का उपनिवेश हुआ करता था। हुक्का जलप्रपात कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, बहुत सुंदर है, ध्यान में रखें। हुक्का जलप्रपात आपको न्यूजीलैंड में देखने को मिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कीजिए। अब हम बात करेंगे कुछ जलप्रपात को लेकर बात करेंगे, ठीक है। एंजल जलप्रपात की बात करें वेनेजुएला में है, जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात की बात भारत में है, विक्टोरिया जलप्रपात की बात दक्षिण अफ्रीका में है, नियाग्रा फॉल की बात करेंगे तो बॉर्डर पे है, ठीक है, अमेरिका और कनाडा के बीच में है, ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात। हुक्का की बात करें न्यूजीलैंड में, ठीक है, इसको रिपीट कीजिए सभी लोग, इंपॉर्टेंट है ये, पढ़िए सभी लोग इसको एक बार। आवाज एंजल किसी के नहीं आए। वेला जोग महात्मा गांधी भारत में, विक्टोरिया दक्षिण अफ्रीका में, नियाग्रा अमेरिका प्लस कनाडा में, अहुका न्यूजीलैंड में। और लोग क्या आरती कर रहे हैं क्या, और लोग भी पढ़िए। ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। एंजिल की बात करेंगे तो एंजिल आपको कहाँ पे मिलेगा, वेनेजुएला में है। जोग या महात्मा गांधी की बात करें भारत में है, जिसको गरसोप्पा भी कहते हैं, गोरसोप्पा भी कहते हैं। विक्टोरिया की बात करें दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नियाग्रा की बात करेंगे तो किस देश में है, ठीक है, अमेरिका और कनाडा में है। हुक्का की बात करें न्यूजीलैंड में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले वर्षा आता था, कहाँ पे आता है, केरल में आता है। कहाँ पे आता है, केरल में आता है, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून अरब सागर से उत्पन्न होता है, किस सागर से उत्पन्न होता है, तो अरब सागर से उत्पन्न होता है, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि जून से लेकर कब तक होती है, मध्य सितंबर तक, ठीक है, जून से लेकर मध्य सितंबर तक होती है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के चलते वर्षा में सबसे पहले प्रभावित होने वाला राज्य की बात करें केरल है, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। दक्षिण भारत में, ठीक है, स्थित बांध की पहचान करें, ठीक है। कौन सी बांध है दक्षिण भारत में, तो ध्यान रखें मेटूर बांध है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेटूर बांध किस नदी पे है, तो क्या बताएं किस नदी पे मेटूर बांध, कावेरी नदी पर। बिल्कुल कावेरी। मेटूर बांध की बात है तमिलनाडु में कावेरी नदी पे स्थित है। गांधी सागर बांध की बात करें मध्य सागर में, मध्य प्रदेश में चंबल नदी पे स्थित है, ठीक है। तिलैया बांध की बात करेंगे झारखंड के कोडरमा में मिलेगा, बराकर नदी पे, ठीक है। रिहन बांध उत्तर प्रदेश रिहन नदी, ठीक है, ध्यान में, रिहन नदी पे स्थित है, ठीक है। रेणुका नदी भी कहते हैं रिहन नदी, ठीक है। रेणुका की बात करें, रेणुका झील की बात करेंगे तो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल की बात करेंगे तो रेणुका ही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे की बात करेंगे, ठीक है, आगे की बात करें, आगे क्या प्रश्न है देखेंगे, ठीक है। स्थलीय ग्रह डैश से बने होते हैं, ठीक है। स्थलीय ग्रह चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं, ठीक है। सौर मंडल के पहले 4 ग्रहों का स्थलीय ग्रह कहते हैं, ये ग्रह चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं, ठीक है। इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। बाह्य 4 ग्रहों को जोवियन ग्रह कहा जाता है, ठीक है। स्थलीय ग्रह में शुरू के 4 ग्रह जिसमें बुध शुक्र मंगल बृहस्पति आते हैं। बात करेंगे तो बाह्य ग्रह में बृहस्पति शनि अरुण और वरुण आते हैं, ठीक है। करेवा निर्माण देश में पाया जाता है, ठीक है। करेवा की बात करें बीपीएससी यहाँ पे प्रश्न पूछा था, 67 बीपीएससी में पूछा था इसको करेवा को लेके, ठीक है। कश्मीर हिमालय में आपको करेवा मिलते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, जम्मू कश्मीर करेवा मिलते हैं, ठीक है। क्या होता है करेवा, एक प्रकार का केसर का, करेवा की मिट्टी जो है ना केसर उगाया जाता है, ठीक है। जो सतलज क्या होता है, निक्षेपों से बना होता है, निक्षेपों से, और उस घाटी में केसर का मतलब मुख्यतः फसल उगाया जाता है। बिल्कुल देवी जी आपने सही बताया। करेवा कश्मीर हिमालय कश्मीर घाटी में पाए जाने वाला झील निक्षेप मृदा है। करेवा शब्द का अर्थ होता है उन्नत टेबल लैंड या फिर ऊपर उठी हुई भूमि। करेवा की मिट्टी में केसर की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इस मिट्टी में बादाम अखरोट सेब आदि की भी खेती की जाती है। कश्मीर घाटी में खेती के अधिकांश क्षेत्र करेवा तल क्षेत्रों पर क्या है स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी के मद्देनजर याद रखेंगे। कौन सी पवने, ठीक है, एशिया अफ्रीका में हिमालय के उत्तरी अक्षांशों पे तिब्बती उच्च भूमि लगभग समानांतर चलती है। कौन सी पवने होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, जेट धराए बोलते हैं, ठीक है। जेट धराए एशिया महाद्वीप में हिमालय के उत्तरी अक्षांशों पे तिब्बती उच्च भूमि के लगभग समानांतर प्रभावित होती है, ठीक है। व्यापारिक पवने या फिर ट्रेड विंड्स उष्णकटिबंधीय उच्च वायु तथा दाब पेटी या भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी की ओर बहती है, ठीक है। आम्र बौछार या फिर आम्र वर्षा क्या है, ठीक है। आम्र बौछार की बात करेंगे या फिर आम्र वर्षा क्या है, ठीक है, ध्यान रखेंगे तो ये पूर्व मानसूनी वर्षा है, ठीक है। आम्र वर्षा की बात करें मानसून से पहले की
ठीक है, पूर्व मानसूनी वर्षा है। मौसम क्या होता है? अप्रैल होता है। स्थान की बात करेंगे केरल एवं कर्नाटक है। ठीक है, नोट, यह वर्ष आमों के जल्दी पकने का कारण बनती है, इसलिए पूर्व मानसूनी वर्षा को आम्र वर्षा भी क्या कहते हैं, कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्यों होता है? तो यह वर्ष आम के जल्दी पकने के कारण बनती है। ठीक है, ये वर्षा वर्ष लिख दिया यार, वर्षा होता है। ठीक है, आम्र वर्षा क्यों कहा जाता है इसको? तो ये वर्षा आम को जल्दी पकने के कारण बनती है, इसलिए पूर्व मानसूनी वर्षा या फिर आम्र वर्षा भी इनको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब चलेंगे उत्तरी पश्चिमी यूरोप, अमेरिका के पश्चिमी तट, कैलिफोर्निया के उत्तर दक्षिणी चिली, दक्षिणी पूर्व ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किस प्रकार की ज्वालामुखी, किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पे समुद्री पश्चिमी तट जलवायु आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो किसी स्थान पर विशेष पर 30 वर्ष या इससे अधिक समय के औसत मौसम की स्थिति को जलवायु कहते हैं। ठीक है, जलवायु की गणना करने के लिए कितने वर्ष का, ठीक है, मौसम स्ट्रक्चर को गणना करना पड़ेगा, अप्रॉक्स 30 वर्ष। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु तथा शीत कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, पृथ्वी का मुख्य जलवायु कटिबंध कौन कौन? उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण, और ध्यान में रखेंगे तो एक क्या होता है? तो शीत कटिबंधीय जलवायु होता है। ठीक है, वर्तमान में पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है? तो ध्यान में रखेंगे 4.5 अरब वर्ष। ठीक है, विभिन्न वैज्ञानिकों शोध एवं निष्कर्षों के आधार पर पृथ्वी की औसत आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है। रेडियो यूरेनियम विधि से पृथ्वी की आयु का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह की बात करेंगे जो कि मून है, चंद्रमा है। ठीक है, मुख्य नहर के जल स्तर को नीचे कृषि भूमि को निर्माण करते हैं। मुख्य नहर के जल स्तर के नीचे कृषि भूमि डैश का निर्माण करते हैं, इसको बोलते हैं कमांड क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको? कमांड क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या है इससे प्रश्न? तो देखेंगे क्या है इससे, तो देखते हैं यहाँ पे, जिस क्षेत्र पर नहर सिंचाई का पानी गुरुत्वाकर्षण द्वारा बहता है उसे कमांड क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अतः मुख्य नहर के जल स्तर के नीचे कृषि भूमि कमांड क्षेत्र का निर्माण करती है। लिफ्ट सिंचाई प्रणाली में खेत की निचली सतह से लेकर उच्च सतह तक पंप के द्वारा सिंचाई की जाती है। किस प्रकार की वर्षा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध से अपनी दिशा दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा वामावर्त तकते हुए उच्च दाब वाले क्षेत्र के बाहर की ओर चलती है? किधर चलती है? तो बताइए किधर चलती है? तो प्रति चक्रवात में चलती है। किसमें चलती है? प्रति चक्रवात। इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, समझिए यहाँ पे। तो किस प्रकार की वर्षा हवा उत्तरी गोलार्ध में अपनी दिशा दक्षिणावर्त, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त चलेगी और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा वामावर्त चलेगी। ठीक है, उच्च दाब वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलती है। कहाँ पे चलती है? बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं? प्रति चक्रवात बोलते हैं। क्या होता है ये? तो चक्रवात के विपरीत दिशा में, ठीक है, चक्रवात के विपरीत दिशाओं एवं विशेषताओं वाली, ठीक है, वायु संचरण प्रणाली प्रति चक्रवात कहलाती है। प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब तथा बाहर की तरफ अपेक्षाकृत निम्न दाब का क्षेत्र होने के कारण हवाएं के केंद्र में परिधि की ओर चलती है। प्रति चक्रवातीय वर्षा में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? तो वामावर्त होती है। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखेंगे। आगे चल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्दियों में अत्यधिक ठंडा और गर्मियों में सुहावने मौसम के अनुभव होते हैं? तो कहाँ पे होंगे? तो लेह में होंगे। ठीक है, यहाँ पे सर्दियों में बहुत अधिक ठंडा हो जाता है, गर्मी का मौसम यहाँ पे सुहावना मौसम रहता है। कहाँ पे था? लेह। लेह की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की मतलब क्या है? राजधानी है। लद्दाख में बात करेंगे तो 2 ही जिले हैं। ठीक है, एक लेह है, तो दूसरा कौन सा है? तो क्या है दूसरा कौन सा जिला है? कारगिल है। ठीक है, लेह में सर्दियों में अत्यधिक ठंड और गर्मियों में सुहावने मौसम का अनुभव आपको देखने को, माइक बंद कीजिए। अब बात करेंगे यहाँ पे मतलब एक अभ्यारण्य, इसका नाम है चांगथांग। चांगथांग अभ्यारण्य जो है लेह में स्थित है। ठीक है, लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क में हिम तेंदुए पाए जाते हैं। ठीक है, और लद्दाख में हेमिस महोत्सव भी मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, हेमिस नेशनल पार्क भी है, हेमिस मठ भी यहाँ पे। ठीक है, डैश नदी का उपयोग करने में योग्य जल भंडारण क्षमता कम है। ठीक है, डैश नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण की क्षमता कम है, तो ध्यान रखें ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखें। कारण क्या है, क्यों कम है? ब्रह्मपुत्र नदी में उपयोग करने जल भंडारण क्षमता सबसे कम है। गंगा नदी के बेसिन में सबसे अधिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डैश एक सक्रिय पत्ती में स्थित क्षोभ मंडल के अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा, सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा की साथ में इसकी गति होती है, जिसके क्या बोलते हैं? इसको जेट ढराई होती है। ठीक है, जेट ढराई की गति की बात करें, गर्मी में क्या होती है? कम होती है। ठंडा में मतलब क्या होती है? अधिक होती है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर सक्रिय पट्टी में विसर्प के रूप में प्रभावित होने वाली परिध्रुवीय प्रबल पवन धाराओं को जेट ढराई कहते हैं। आमतौर पर यह धाराएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। जेट स्ट्रीम या जेट ढराई का संचलन ऊपरी क्षोभ मंडल में 20 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों के मध्य दोनों गोलार्ध में होता है। ठीक है,
शीतकाल में जेट ढलाव की गति ग्रीष्मकाल की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। गर्मियों में इसकी गति 110 किलोमीटर, जबकि ठंडा में इसकी गति 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, उसको बोलते हैं पनामा नहर। कौन सा होता है, पनामा नहर किसे कनेक्ट करता है, तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ आप लोग भी दोहराइएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है, मन में ही बोल लीजिए अगर आवाज सुनाने की इच्छा ना हो तो। ठीक है, पनामा नहर की बात करें अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, रिपीट कर लीजिए। किन नहर की बात करें उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, इसे भी रिपीट कीजिए। सुएज नहर की बात करें लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ठीक है, यूरोप और मतलब अफ्रीका को कनेक्ट करता है सुएज नहर। ठीक है, वेटलैंड नहर की बात ईरी झील को मतलब ओरिएंटो झील से जोड़ती है और कहाँ पे मिलेगा, यूएसए में आपको मिलेगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पनामा नहर की बात करें अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कनेक्ट करेगी। किल नहर की बात करें उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, जर्मनी में मिलती है किल नहर। स्वेज नहर की बात करेंगे तो यार स्वेज नहर आपको मिस्र में मिलेगा। ठीक है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ देगी। बेलेलैंड नहर की बात करें इरी झील को मैंने ओरिएंटो झील से जोड़ती है, ओंटेरियो झील से जोड़ती, कहाँ पे मिलता है, तो यूएसए में मिलता है। ठीक है, अब चलेंगे आगे। आगे प्रश्न क्या था, कच्चे तेल पेट्रोलियम उत्पाद और प्राथमिकता गैस को, ठीक है, स्थानांतरित करने के लिए अब तक परिवहन को किस साधन का उपयोग किया जा रहा है, तो ध्यान रखें पाइपलाइन का। किसका प्रयोग किया जा रहा है, पाइपलाइन का ही उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तरल पदार्थ और गैसों को हस्तांतरित करने के लिए वर्तमान समय में पाइपलाइन परिवहन का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान तक, ठीक है, जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन है। ठीक है, भारत की पहली तेल रिफाइनरी डिगबोई रिफाइनरी असम में स्थापित कब हुई थी, जहां तक मुझे याद है 1901 में स्थापित हुई थी। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 1901 ही होना चाहिए। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, एलपीजी पाइपलाइन की बात करेंगे, सबसे बड़ा पाइपलाइन कौन है, जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों को में उगाया जाता है। ठीक है, अरंडी के बीच। ठीक है, ध्यान में रखें, दोनों में उगाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों में अरंडी का बीज इसको उगाया जाता है। ठीक है, अरंडी एक तिलहन फसल है। ठीक है, ये रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाया जाता है। ठीक है, खरीफ मुख्य फसल की बात कपास हो गया, मूंगफली हो गया, धान हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, शकरकंद हो गया, उड़द हो गया, मोठलोबिया हो गया, गन्ना हो गया, सोयाबीन हो गया, भिंडी हो गया, जूट हो गया, सनई हो गया। भिंडी की बात करेंगे तो ये भी आपको खरीफ का फसल है। रबी की फसल में गेहूं, जौ, आलू, चना, मटर, अलसी, मटर, सरसों, सूर्यमुखी। ठीक है, जायद की फसल की बात करेंगे तो इसमें मुख्यतः ऐसे फ्रूट्स आते हैं जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, शाक सब्जी हो गया, सारे के सारे जायद के फसल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है। ठीक है, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पश्चिमी के व्यापारिक पवन अभिसरण करती है। दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी के व्यापारिक पवन अभिसरण करती है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी के व्यापारिक पवन अभिसरण करती है। क्या होता है इसमें, तो ध्यान रखें, इसमें दक्षिणी पूर्व और उत्तर पूर्वी के व्यापारिक पवन अभिसरण कर, दक्षिणी पूर्व और उत्तर पूर्व। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या होता है, तो अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसको ITCZ कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा के समीप का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में दोनों गोलार्धों में स्थित उष्ण वायुदाब कटिबंधों से आने वाली दक्षिणी पूर्व और उत्तरी पूर्व व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है। तारामंडल में उर्सा मेजर डैश के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, द ग्रेट बियर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उर्सा मेजर को, तो ग्रेट बियर के नाम से उर्सा मेजर को जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अंतरिक्ष में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में अवस्थित होते हैं, इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। सप्तऋषि तारामंडल को उर्सा मेजर या फिर द ग्रेट बियर तारामंडल या फिर बिग बियर तारामंडल के नाम से भी जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई थी। कहाँ पे हुई, तो ध्यान रखें, पंजाब में होती है। ठीक है, देखेंगे भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में मुख्य तौर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, हालांकि इसे सबसे पहले पंजाब में शुरू किया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, जिनके हाल फिलहाल में 98 वर्ष की आयु में, ठीक है, चेन्नई में निधन भी हो गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो चेन्नई में इनका निधन भी हो गया है। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करें नॉर्मन बोरलॉग थे, जबकि बात करें हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, विलियम गॉड ने दिया था। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द किसने दिया था, विलियम गॉड ने दिया था। ठीक है, हरित क्रांति, हाँ, हरित क्रांति शब्द का जनक की बात करेंगे कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग थे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, भारत में स्वामीनाथन, जबकि शब्द किसने दिया था, विलियम गॉड ने दिया था। विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है, तो बहुत कम है, मात्र 4% है। ठीक है, विश्व में जल संसाधन में मात्र 4% भाग भारत में उपलब्ध है। ठीक है, भारत में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा 4000 क्यूबिक किलोमीटर है। ठीक है, पश्चिम बंगाल जल निकायों की संख्या में मामले में शीर्ष पे, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे, बिहार का स्थान की बात करेंगे 16वें नंबर पे। ठीक है, बिहार का स्थान 716वां ही है। ठीक है,
नहीं, 16वां नहीं बिहार राजस्थान, सॉरी सॉरी सॉरी। पश्चिम बंगाल पहला पे, यूपी दूसरा पे, बिहार देख लीजिएगा, ठीक है। गैरत वाले की पृथ्वी का लगभग 3% पानी ही पीने के योग्य है, ठीक है। 2.5% ही है, 3% भी देता है कहीं के पे। बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राज्य भाषा है? तो बर्मी कहाँ का है? तो ध्यान रखना, म्यांमार का भाषा बर्मी है, ठीक है। पाकिस्तान का राज्य भाषा उर्दू, चीन का मंडारिन है, म्यांमार की बात करेंगे बर्मी है, ठीक है। भारत की राज्य भाषा की बात करेंगे, ठीक है, तो भारत की राज्य भाषा हिंदी है, जबकि भारत का राष्ट्रभाषा नहीं है। बांग्लादेश का बंगाली है, अफगानिस्तान का दारी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अफगानिस्तान का क्या है? दारी, ठीक है। भूटान का जोनगखा है, ठीक है। नेपाल का नेपाली है। तो श्रीलंका का सिंहली, तमिल और अंग्रेजी भाषा वहां पे बोली जाती है। मालदीव की बात करें, दिवे ही है, ठीक है। चलिए, आज का 142 नंबर प्रश्न क्या है? किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन किस पर निर्भर करता है? तो भाई साहब, स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस क्षेत्र में अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है, ठीक है। वायु दाब एवं पवन तंत्र तापमान और वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करता है। पवन प्रभाव सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। पृथ्वी पर वायु दाब की कुल 7 पेटियां होती है, जिनमें 3 पेटियां ताप जनित और 4 पेटियां मतलब बातों की गति जनित होती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। क्या पहचान करना है? तो ध्यान में रखिएगा, इसके क्या सही? ध्रुवों के मध्य रेखा की ओर जाने वाली पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती जाती है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर अगर जाएंगे तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा को जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का व्यास घटता नहीं बल्कि क्या होता? बढ़ता है, ठीक है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा के चलने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती जाती है। गौरत्वबल होगी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय मान जी का मान भी बढ़ता है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शंकुधारी वनों में पाया जाता है? चीर की बात करेंगे तो आपको शंकुधारी वनों में आपको मुख्यतः ये क्या होगा? तो पाया जाता है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। शंकुधारी वनों का अन्य नाम की बात करें, कोणधारी वन है, ठीक है। देवदार, भोजपत्र, ठीक है, चीर, हेमलॉक, स्प्रूस आदि बीच, ठीक है, शंकुधारी वनों के वृक्ष है, ठीक है। चीर के ध्यान में, चीर के वृक्ष से लीसा प्राप्त करके तारपीन का तेल बनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान। चीर के वृक्ष से लीसा प्राप्त करके तारपीन का तेल भी बनाया जाता है। सिंथेटिक उपग्रहों का अत्यधिक उपयोग से क्या होता है? तो ध्यान में रखेंगे क्या होगा? तो मृदा का निम्नीकरण होता है। क्या होता है? तो सिंथेटिक उपग्रह के स्वास्थ्य और फसल उत्पादक नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसके अत्यधिक प्रयोग से मृदा में सूक्ष्म द्वितीयक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जो मृदा के निम्नीकरण का कारण बनता है। सिंथेटिक उपग्रहों का अत्यधिक उपयोग से, ठीक है, वायु एवं जल प्रदूषण का भी कारण बनता है, ठीक है। डैश में रहने वाले भील जनजाति, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। डैश में रहने वाले भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच में, ठीक है, पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती है, ठीक है। तो भील जनजाति की बात कहाँ पे रहने वाली? तो केवल एक, ठीक है, पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट में रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती भील जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात करेंगे तो कौन सी जनजाति? भील जनजाति या फिर और कोई दूसरा जनजाति? बताइए। भील है या संथाल है? नहीं, भील ही है, ठीक है। ये सर, उसके बाद संथाल है। नहीं, भील के बाद ये होगा एक और भी जनजाति है, क्या नाम है उसका? गोंड। हाँ, गोंड। भील के बाद गोंड होगा, ठीक है। गोंड ही था एक नंबर पे, भील हो गया एक पहले एक नंबर पे था, भील हो गया, ठीक है। भील जनजाति भारत के मुख्य तौर पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं राज्यों में पाई जाती है। पश्चिमी घाट पे रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन क्षेत्र के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती है। 2011 की जनगणना भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। टोडा जनजाति दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करने वाले प्रमुख जनजाति है। टोडा जनजाति बहुपति विवाह की प्रथा का प्रचलन, इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, ठीक है। बहुपति विवाह का प्रथा किस में है? तो टोडा जनजाति में, ठीक है। ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी के सतह पर फैलने वाले magma को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? बता ही देंगे, क्रेटर बोलते हैं या फिर लावा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो इसको लावा बोला जाता है, ठीक है। ज्वालामुखी प्रक्रिया से पृथ्वी के आंतरिक परतों पर उत्पन्न मैग्मा जब पृथ्वी के आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर पहुंचता है तो उसे लावा कहा जाता है, ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत लावा के अतिरिक्त गैस, राख एवं तरल पदार्थों की पृथ्वी के सतह पर पहुंचते हैं। ज्वालामुखी से सबसे अधिक जलवाष्प H2O निकलती है। ज्वालामुखी में सबसे अधिक क्या निकलती है? जलवाष्प H2O निकलती है। प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप पे स्थित मौना लोआ दुनिया का सबसे विशाल, ठीक है, ज्वालामुखी, इसलिए प्रशांत महासागर को दुनिया का क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर हवाई द्वीप को दुनिया का चौराहा भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? का चौराहा प्रशांत महासागर, बिल्कुल, ठीक है, प्रशांत महासागर को बोला जाता है। प्रकाश स्तंभ एस्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। ओलंपस मून्स की बात करें, ज्वालामुखी ग्रह है जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा, ज्वालामुखी की बात करेंगे ओलंपस मून्स है, मंगल ग्रह पर है, ठीक है, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो ओलंपस मून्स है, ठीक है। निक्स ओलंपिया की बात करेंगे, यह आपको मंगल ग्रह पे मिलेगा जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, ठीक है।
तेज गिड़गिड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? ध्यान में रखेंगे, इनको क्या बोलता है? वर्षा ऋतु का प्रस्फोट। क्या होता है? तेज गिड़गिड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को वर्षा ऋतु का प्रस्फोट कहा जाता है। तरंग झंझार एक प्रकार का तूफानी वर्षा है जिसे बिजली और गरज के साथ भारी वर्षा होती है, काल वैसाखी के समय होता है। ठीक है, कपास में गुबंदकार या फिर फूल गोभी जैसी प्रतीत होती है कपासी में वर्षा में घने काले बादलों होते तथा लंबे समय तक वर्षा करते हैं। ठीक है, 149 नंबर प्रश्न आज का क्या है, इसको भी जरा देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? तो कृषि आधारित उद्योग की बात करें, रेशम वस्त्र। ठीक है, उपयुक्त विकल्पों से रेशम उद्योग एक कृषि आधारित क्या है? उद्योग है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहला स्थान जबकि भारत द्वितीय स्थान है। ठीक है, रेशम की सभी 5 किस्म, ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। मलबरी की बात करेंगे, उष्णकटिबंधीय, टसर, मूंगा, ओक। ठीक है, ओक, टसर, एरी केवल भारत में पाए जाते हैं। रेशम के 5 किस्म होते हैं, पांचों के पांचों किस्म भारत में मिलेंगे। ठीक है, भारत में बात करेंगे तो कर्नाटक जो है सर्वाधिक रेशम का उत्पादन करता है और मूंगा रेशम भारत के असम राज्य में उत्पादित होता है। कहाँ पे होता है? ठीक है, मूंगा रेशम, ठीक है, असम में। ठीक है, बिहार में भी आपको रेशम मिलता है, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के किस परत में होते हैं? ठीक है, तो भूकंप की बात करेंगे तो स्थल मंडल में होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी का स्थल मंडल परत में होता है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब भूकंप की बात करेंगे तो सिस्मोग्राफ नामक से भूकंपीय तरंगों का मापन होता है। रेडोन गैस की मात्रा में वृद्धि भूकंप आने का संकेत है। रेडोन गैस जो होता है वातावरण में ऐसे ही नहीं पाया जाता। ठीक है, वातावरण में रेडोन गैस आपको नहीं मिलेंगे। रेडोन गैस की बात करें, स्ट्रेंजर गैस इनको कहते हैं, नहीं स्ट्रेंजर गैस जीनोन होता है, मिस्टेक। ठीक है, रेडोन गैस जो होता है भूकंप के समय निकलता है। अधिकेंद्र वह बिंदु है जब भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचती है, उसको अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, भूकंप में जो होता है एल तरंग, ठीक है, एल तरंग जिसको लव तरंग कहते हैं, भूकंप पे सबसे स्लो होता है इसकी स्पीड, लेकिन सबसे अधिक नुकसान भी पहुंचती है। ठीक है, और भी तरंग होते हैं, प्राइमरी तरंग होते हैं, एल तरंग होते हैं, एक और एस तरंग भी शायद होता है। ठीक है, तो बहुत सारे तरंग होते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी मैंने 50 क्वेश्चन आप लोग के साथ किया और 50 क्वेश्चन मैंने आप लोग के साथ डिटेल्स में किया, जो कि आने वाले आगामी एग्जाम के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण रहने वाले। ठीक है, चैनल का लिंक पिन किया हुआ है, आप वहां पे जाएंगे तो जिनका छूट गया है वो इसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, आपके लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब